नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे संस्कारधानी में कहां है कानून व्यवस्था, इस बड़े सवाल के साथ। जबलपुर में दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया गया। सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। बिग ब्रेकिंग, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। कांचघर चौक का यह वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस का यह दावा है कि पारिवारिक विवाद का यह मामला है। लड़की के परिजन जबरन कार में बिठाते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। घमापुर थाने की घटना बताई जा रही है। हो सकता है ये पारिवारिक विवाद हो, बावजूद इसके अगर इस तरीके से सुलझाने लगे विवाद तो क्या है जरूरत कानून की, बड़ा सवाल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये संस्कारधानी की तस्वीरें हैं। संस्कारधानी नाम देखिए, संस्कारधानी में शैतानियत की ये तस्वीर, ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। एक लड़की को जबरन कार में बिठाया जा रहा है। पुलिस का यह दावा है कि ये पारिवारिक विवाद है। पारिवारिक विवाद जब सड़क पर आ जाए, हिंसा का रुख अख्तियार कर लें, इसमें किसी को अगवा किया जाने लगे, इसमें चीख पुकार शामिल हो जाए, ये जिम्मेदारी बनती है कानून की। पारिवारिक विवाद बोल के क्या प्रशासनिक महकमा अपने आप को बचा सकता है? कांचघर चौक का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस ने जो दावा किया है उसे लेकर भी बातचीत होगी और सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन से हम जरा चर्चा करेंगे इस वीडियो को लेकर। वायरल वीडियो ये लगातार हो रहा है। पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन बताएं, पारिवारिक विवाद है तो क्या यह कानून व्यवस्था का मसला नहीं? पुलिस के पास कोई साफ सटीक जवाब है या यही गोलमोल बहाने? जी ललित, बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है कि यदि पारिवारिक विवाद था तब भी पुलिस की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। और परिवार वाले, चूंकि लगभग 10 मार्च से ये लड़की गायब थी, 22 साल की ये युवती बताई जा रही है जो रांची क्षेत्र की रहने वाली है, और पुलिस की तरफ से जो बयान आया उसमें यह कहा गया है कि ये लड़की का प्रेम प्रसंग है और अंतरजातीय विवाह करना चाहती थी और जिस लड़के से ये शादी करना चाहती थी उसी के साथ 10 मार्च के बाद से रह रही थी। परिवार वाले इसकी तलाश कर रहे थे, थाने में गुमशुदगी दर्ज थी और लड़की 2 दिन पहले जब मिली, जानकारी मिली कि लड़की कहां पर है, किसके साथ है, तो परिवार वालों ने उसे जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। पुलिस थाने तक ये मामला पहुंचा, लेकिन मामला चूंकि पारिवारिक विवाद का है, लड़की वयस्क है और वो जिसके साथ चाहे जा सकती है, जिसके साथ चाहे शादी कर सकती है, तो ये मामला देखकर पुलिस ने दोनों पक्षों को बिठाकर समझाने का प्रयास किया है और फिलहाल लड़की को उसके प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दी है। लेकिन परिवार वाले कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हैं कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, गुमशुदगी दर्ज कराई थी, तो उसके बाद लड़की के मिलने के बाद भी पहले पुलिस को सूचना देना थी और पुलिस की भूमिका यहां पर यह बनती कि दोनों पक्षों को अपने संरक्षण में लेकर के क्या एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, समझाइश दे दी गई, वो आपस में सहमति बनवा ली गई, लेकिन गारंटी कौन देगा कि ये जो युवती है और जिसके साथ वो रह रही है वो महफूज होंगे? गारंटी कौन देगा? बिल्कुल ललित, यहां पर यही सवाल है। मैं अगली बात यही कहना चाहूंगा कि चूंकि अभी तो समझाइश दे दी गई है, लेकिन भविष्य में परिवार वाले चूंकि मानेंगे नहीं है, उनकी लड़की है, तो वो कहीं ना कहीं बाद में भी परेशानी खड़ी करेंगे, लड़की को फिर से अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर कानून की और पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है कि लड़की को, उसके प्रेमी को संरक्षण दिया जाए और इस विवाद को खत्म कराया जाए। और पुलिस के सामने ये एक बड़ी चुनौती भी है कि किस तरह से इस मसले को सुलझाया जाता है, लेकिन विवाद ना हो, ये बड़ी बात है और ये दोनों पक्षों को इसका समझना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा कि विवाद ना हो और सुरक्षा की गारंटी। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका। विवाद ना हो और गारंटी, सुरक्षा की गारंटी ये होनी चाहिए। और सीएसपी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीएसपी साहब धर्मेश दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीएसपी साहब, ये जो मामला निकला है पारिवारिक विवाद, पुलिस की क्या कुछ भूमिका रही? क्या इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि अब इस तरह की तस्वीर कोई सामने नहीं आएगी? जी प्लीज। ये पूर्णतः पारिवारिक मामला है। बच्ची जो है शुक्ला फैमिली की बच्ची है, इसकी उम्र 22 साल है जी, और लड़का यादव फैमिली का है, इसकी उम्र 34 साल है। हर माता पिता अपनी बच्ची के वो सुंदर भविष्य, अच्छे भविष्य के लिए बात चाहता है, तो उसी लड़की जो है लड़के के साथ में 6-7 दिन पहले जा चुकी थी जी।
माँ बाप ने तलाश किया, लड़की ने मंदिर में लड़के से शादी कर ली, क्योंकि लड़के और लड़की की उम्र में काफी अंतर है। तो माँ बाप का ये ध्येय था कि लड़की को एक बार हम समझा दें कि इतना ज्यादा अंतर बहुत ज्यादा होता है। जी जी। उस परिप्रेक्ष्य में वो गई, लड़के के घर में गए थे, तो वहाँ लड़के की सौतेली माँ थी जी। सौतेली माँ से उन्होंने बात की, तो सौतेली माँ लड़की के माँ बाप से सहमत हुए और सौतेली माँ ने उनको बोला ठीक है आप अपनी बच्ची को ले जाइए और उसको समझा दीजिए जो समझाना है। तो लड़की को जब ले जाने लगे तो उस समय लड़की ने काफी वहाँ उत्पात किया जी। लड़की के माँ बाप, लड़की का भाई, लड़की की बहन जो उनके सगे रिश्तेदार है, बचपन से साथ में रहे हैं जी जी, उन्होंने पूरा प्रयास किया, बच्ची को ले जाके समझाने का प्रयास किया। उसके बाद में बच्ची नहीं मानी, तो बच्ची को फिर थाने लाके फिर पूछताछ की गई। लड़की ने बोला कि हम वाले के हम अपने जिसके साथ मैंने शादी की है हाँ, हम उसी के साथ रहेंगे जी। वो बच्ची को उसके हस्बैंड के साथ में जिससे तथा कर उसने शादी की है उसके साथ में भेज दिया गया है, क्योंकि बच्ची बालिग थी जी जी जी। चलिए बहुत बहुत पारिवारिक मामला है जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सीएसपी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। पारिवारिक ये मामला है, पुलिस अभी भी वही तर्क दे रही है, सवाल सुरक्षा की गारंटी का जस का तस बना रहेगा। और जबलपुर से ही अगली खबर, फिर संस्कारधानी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। घर में घुसकर प्रधान आरक्षक की पिटाई की गई है। प्रधान आरक्षक रामकरण मिश्रा इनका नाम बताया जा रहा है। बदमाशों ने इन्हें पीटा है। लेन देन का ये पूरा विवाद है, लेन देन को लेकर ही ये पूरा हंगामा हुआ, मारपीट हुई। गांजा तस्करी के मामले में लेन देन का विवाद है, पेच यहां खड़ा हो रहा है। गांजा तस्करी में लेन देन का ये विवाद, क्या गांजा तस्करी में जुड़े हुए थे प्रधान आरक्षक रामकरण मिश्रा? ये एक बड़ा सवाल। जुड़े हुए थे भी तो उसका भी हल कानून निकालेगा, किसी को घुसकर मारपीट करने की इजाजत तो नहीं है। तो संस्कारधानी का ये मामला है। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर हम पवन का रुख करेंगे। पवन, बहुत पेचदार मामला, क्या मामला अगर गांजा तस्करी से जुड़ा है तो भी प्रधान आरक्षक के घर जाकर मारपीट नहीं की जा सकती, लेकिन यह तय है कि तस्करों के साथ क्या पुलिस का गठबंधन है? दो बड़े सवाल पवन। बिल्कुल ललित, ये एक उदाहरण है कि जब खाकी यदि कानून के खुद खिलाफ हो जाए और अपराधियों से हाथ मिला ले तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। और ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं ये इसी बात का सबूत भी हैं कि कानून कमजोर क्यों पड़ता है, किन परिस्थितियों में कानून के हाथ बंध जाते हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी पर नहीं पहुंच पाते। तो ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि जो दोस्ती होती है, अच्छे लोगों की संगत करो तो अच्छे परिणाम मिलते हैं, बुरे लोगों की संगत करो तो कहीं ना कहीं वो दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं कि अपराधियों से अगर हाथ मिलाया जाएगा तो कभी ना कभी वो पलटकर वार जरूर करेंगे, क्योंकि जो किसी के सगे नहीं होते वो पुलिस के भी सगे नहीं होंगे। और यहां पर कानून की भूमिका, जिन्हें रक्षक कहा जाता है, जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी होती है, गांजा शराब तस्करी रोकने का जिनका काम होता है, अगर वही लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वालों के साथ मिल जाएं तो ये आप सही कह रहे हैं कि तस्वीर ऐसी ही बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरीके से संस्कारधानी के दोनों मामले आपने संस्कारधानी के देखे, अब आपको बैतूल लिए चलते हैं। बैतूल में एक मैनेजर के साथ मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। लाठी डंडे से इस मैनेजर की पिटाई हुई है। निजी कंपनी का यह प्रोजेक्ट मैनेजर है, ढाबे में इसकी पिटाई हुई है। हालांकि सूचना दी गई, डायल 100 मौके पर पहुंची भी है। ढाबे के कर्मचारियों ने लूट का प्रयास भी किया था। इस मामले में ढाबा संचालक समेत 5 पर मामला दर्ज किया गया है। निजी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से ढाबे में मारपीट, लाठी डंडों से मारपीट हुई है। वीडियो सामने आया है और तत्काल डायल 100 को इत्तला दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। ऋषु हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषु, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, इस मामले में अब तक 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र के पाडर इलाके की ये घटना है और जो पीड़ित है उसने ये बताया है कि वो ढाबे पर खाना खाने के लिए गया था, तभी वहां पर ढाबा संचालक और 4 साथियों ने मिलकर उसका जो बैग रखा था साथ में उसे लूटने की कोशिश की, छीना झपटी करने लगे। वो जब उसने इसका विरोध किया तो वो लोग उसकी बुरी तरह से पिटाई करने लगे और जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं कितनी बुरी तरीके से उसको सबने मिलकर के मारा है। इसके बाद लहूलुहान हालत में वो वहां पड़ा हुआ था। डायल 100 को सूचना दी गई थी और डायल 100 ने उसे जाकर वहां पर बचाया और अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल जो है उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर है ये और भोपाल का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस
पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है आरोपियों के की गिरफ्तारी की जाएगी। 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कर ली गई है और इसकी गिरफ्तारी भी जल्दी होनी चाहिए अगर मामला नामजद रिपोर्ट का है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब बात सियासत की करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ पर कृषि मंत्री कमल पटेल के हमले से कांग्रेस बौखला गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे बड़ा भूमाफिया बता दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि उपचुनाव के बाद बीजेपी की सरकार गिरेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो अगर उनकी सरकार बनेगी तो सारी जांचें होंगी। आपको बता दें, कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा था कि घोटाले के आरोप में कमलनाथ को भी जेल भेज सकते हैं। बीजेपी को खुली छूट है जांच कराने की। यदि कांग्रेस के कार्यकाल में 1.25 साल के कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो आपको जांच कराने का अधिकार है, या 24 उपचुनाव में ताकत लगा देना। बीजेपीइयों से कह रहा हूँ मैं, सरकार तुम्हारी 1000% गिरेगी। 24 विधानसभा में 22 विधानसभा कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी। उसके बाद तुम शायद नहीं बच पाओगे। ई टेंडरिंग घोटाला, रेत घोटाला, भू माफिया घोटाला, अब तो शिवराज चौहान सिंधिया खुद ही, बीजेपी के लोग कहते थे कि भैया कमलनाथ जी ने भू माफियाओं पे अंकुश लगाया, सबसे बड़ा भू माफिया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब सारी जांचें होंगी जब हमारी सरकार में। और अब आपको सुनाते हैं कि कमल पटेल ने क्या कुछ कहा था। की जगह प्राइवेट वेयर हाउस को कर दिया और 0.5% कमीशन वेयर हाउस वालों को दे दिया। वेयर हाउस वाले ने 20,000 का टेंट लगाया, 5,000 का पानी, 5,000 का लाइट, 30,000 रुपये खर्च करके उसके खाते में आ गए 23,10,000। और ये बड़ा घोटाला पूरे प्रदेश में किया। इसकी हम जाँच करा रहे हैं और इसमें कमलनाथ जी दोषी होंगे तो उनको भी जेल भेजेंगे, और प्रमुख सचिव भी दोषी होगा फूड का या वेयर हाउस का, उसको भी जेल भेजेंगे। और अब जरा एक साथ सियासत की 2 बड़ी खबरें जो लंबे अरसे तक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल की जाएंगी, न सिर्फ रेफरेंस के तौर पर बल्कि आने वाली सियासत का यह इशारा भी है। प्रदेश की सियासत की खलबली भी आप इन्हें कह सकते हैं। उपचुनाव की जंग है, सभी मैदान में फील्डिंग शुरू कर चुके हैं। सांवेर में प्रेमचंद गुड्डू है, तुलसी सिलावट के साथ पंजा लड़ाने की तैयारी में है। पंजा मिलेगा नहीं मिलेगा यह भी साफ नहीं हो पाया। इसके आगे एक छोटा सा मार्क लगा हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण वो मार्क है, उसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ प्रेमचंद गुड्डू ने मुलाकात की। ईद की बधाई वाले पोस्टर पर भी कांग्रेस का सिंबल इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। दूसरी तरफ है अनूप मिश्रा जी, ग्वालियर चंबल के बड़े नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े हुए हैं। आज वो भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे, और तो और न सिर्फ मुलाकात करने पहुंचे बल्कि सिंधिया की जमकर तारीफ भी कर दी। और प्रेमचंद गुड्डू के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों पर यही शायद सबसे बड़ा सवाल है। इस पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जब पीसीसी चीफ कमलनाथ से आज मुलाकात हुई है वो एकदम सामान्य थी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेमचंद गुड्डू जिस दिन आवेदन करेंगे उस दिन गुण दोष के आधार पर पार्टी फैसला करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल प्रेमचंद गुड्डू के पार्टी में शामिल होने को लेकर पार्टी ने कोई फैसला लिया नहीं है। यही सवाल जब प्रेमचंद गुड्डू से सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने कुछ दिनों पहले, एक हफ्ता पहले पूछा था, तब उन्होंने कहा था कांग्रेस तो मेरा परिवार है, बात जाने और आने की होती ही नहीं है। कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए प्रेमचंद गुड्डू का और कंफ्यूजन देखिए कांग्रेस का। देखिए, इस समय जो 24 विधानसभाओं के चुनाव मध्य प्रदेश में हैं, भाजपा के कई लोग कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए हम लोगों से भी मिल रहे हैं, कमलनाथ जी से भी मिल रहे हैं। जिस दिन प्रेमचंद गुड्डू आवेदन करेंगे उस दिन ये प्रश्न विचारणीय हो जाएगा। गुण दोष के आधार पे किसे लेना है किसे नहीं लेना है फिर हम लोग तय करेंगे। आज तो मुलाकात तो कई लोग कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता कई लोग आके मिल रहे हैं, कोई टिकट मांग रहा है, कोई सब में बिना शर्त सम्मिलित होने की बात कर रहा है। तो जब आवेदन आ जाएगा उस समय अपन पुनः इस बारे में चर्चा करेंगे। इधर पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने आज प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई
अनूप मिश्रा से पूछा गया मुलाकात हुई, क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है, पार्टी में आए नए लोगों को पार्टी की नीति समझाना होगा। यह बहुत दिलचस्प है। उन्होंने यह भी कहा कि सिंधिया के आने से पार्टी और मजबूत होगी, पार्टी तय करे कि मुझे क्या जवाबदारी मिलेगी, क्या जिम्मेदारी मिलेगी। यह अनूप मिश्रा ने अपने लिए कहा है। सैनिक की जब अपने सेनापति से मुलाकात होती है तो वो सामान्यतः एक अनौपचारिक भेंट होती है, एक कुछ समस्याओं के लिए भेंट होती है। मेरी कोई समस्या नहीं है, मैं भोपाल आया था, अध्यक्ष जी को फोन लगाया, उन्होंने कहा अनूप जी आइए अपन बैठ के बात करेंगे। आपको लगता है कि कोई टिकट की मांग या कैंडिडेट बदलने की मांग, मैं ऐसे किसी काम के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि पार्टी का अपने सेनापति का दिशा निर्देश लेने आया हूँ कि मुझे आगे अब क्या करना है। तो जो नया आया है स्वाभाविक है कि उसको भी अभी पार्टी की रीति नीति को समझना है और वो समझ भी रहे हैं। जब राजमाता 1967 में आई थी, संवित सरकार बनी थी, जितनी मजबूत जनसंघ उस समय हुई थी उस संभागिनी मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से उतनी ही मजबूत और भारतीय जनता पार्टी हो गई। तो नेता जब दर्शन शास्त्री हो जाएं तो उनके दायरे बड़े हो जाते हैं। इन सब के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार वो काम कर रहे हैं। आज उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। दोनों के बीच तकरीबन 45 मिनट तक चर्चा चली है। इस मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार की अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। हालांकि इस मुलाकात में यूनिवर्सिटी परीक्षा कैलेंडर को लेकर चर्चा हुई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के साथ संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने गेहूं खरीदी और किसानों को दी गई सुविधाओं का जिक्र किया। नमस्कार, आप सबको बधाई दे रहा हूं। विपरीत परिस्थितियों में ये आपका परिश्रम है कि अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। गेहूं के उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप लोग उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया, तो हमने भी गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड बनाया। अभी 2 महीने पहले तो मैं आया हूं, गेहूं खरीदी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। आदि व्यवस्थाएं बनाई, बारदानों का इंतजाम किया था 16 लाख मीट्रिक टन का, लेकिन गेहूं की बम्पर आवक। के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे सरकार के बड़े फैसले की। आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक स्पोर्ट्स कैप का कर सकेंगे इस्तेमाल। ऊनी कैप की जगह कॉटन कैप ये सभी पहन सकेंगे। विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। गर्मी और लू से बचने के साथ साथ ये जो नए कैप होंगे, नई टोपी होगी, ये सैनिटाइज हो सकेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। से लेकर निरीक्षक तक जो ऊनी बैरेट कैप पहने रहते हैं, मैंने देखा इस गर्मी में भी ऊनी बैरेट कैप वो पहने हैं, तो इसकी जगह कॉटन के स्पोर्ट्स और नीली कैप लगाने का आदेश आज मैंने फाइल पे किया है। अब ये ऊनी कैप गर्मी में जून के महीने में नौतपा में, और दूसरा इसको रख रखाव में भी अगर एक बार भी धुल जाए तो ये अपना सेफ ही खो देती है, इसकी कड़कता चली जाती है, ये अपनी सेफ जो मूल सेफ लगाने का है वो नहीं ले पाता है। ऐसी कई चीजें विसंगतियां इस कैप में थी, तो आज हमने दस्तखत की हैं कि ऊनी बैरेट कैप की जगह कॉटन की स्पोर्ट नीली कैप लगाने के लिए अनुमति दी है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, कोरोना वॉरियर्स के लिहाज से बड़ा फैसला। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो बैरेट कैप होती थी वो पुलिसकर्मियों की शान कही जाती थी, लेकिन कोरोना वॉरियर्स के तहत अभी धूप में काफी जो है ड्यूटी करना पड़ रही है, और इसी के चलते सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि न सिर्फ गर्मी और लू से बचने में ये नई स्पोर्ट्स कैप मददगार होगी, बल्कि उसको सैनिटाइज भी किया जा सकता है, वॉशेबल भी वो रहेगी। तो एक सहूलियत एक तरीके से पुलिस कर्मियों को मिल सकेगी, और इसको लेकर सरकार ने नए आदेश
जारी कर दी है। हालांकि ये विशेष परिस्थितियों के लिए किया गया, यानी कि गर्मी के मौसम में या दूसरे अन्य कोरोना वॉरियर्स के तौर पर इसका इस्तेमाल हो सकेगा, लेकिन आम तौर पर इस जो पुराने जो बैरेट कैप होते हैं उसी का इस्तेमाल होगा। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर ग्वालियर जेल में कोरोना पॉजिटिव कैदी मिला है। सेंट्रल जेल में बंद 34 साल का कैदी कोरोना संक्रमित निकला है। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। ग्वालियर में आज 16 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ग्वालियर में अब संक्रमण के मामले बढ़कर 128। रीवा में एक परिवार को क्वारंटीन होने के लिए पेड़ का सहारा लेना पड़ा। प्रशासन की तरफ से लोगों को क्वारंटीन करने के लिए हर ग्राम पंचायत में शेल्टर होम बनाए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के दावे में कितना दम, इसके लिए तस्वीरें देखिए। त्योंथर तहसील के बरहा गांव का मंगल सिंह का ये परिवार है। मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र ये गया था और जब ये घर लौटा तो इसे इस तरीके से क्वारंटीन होना पड़ा। और आज देश भर में धूमधाम के साथ ईद मनाई गई। लोगों ने कोरोना को लेकर अपने घर पर ही ईद मनाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जबलपुर, भोपाल, रीवा, इंदौर, बुरहानपुर, खरगोन की तस्वीर। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।